नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। इस वजह से लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख हुई तय। अब मुट्ठी में होगा चांद। 7 सितंबर रात 12 बजे से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। 3 दिन स्कूल भी रहेंगे बंद, पुलिस ने दी सलाह। 2024 में कौन होगा टीम इंडिया से पीएम मोदी का उम्मीदवार, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने बताया। रक्षाबंधन के दिन पीएम से मिलेंगी उनकी पाकिस्तानी बहन, भावुक कर देंगी मुंह बोली रिश्तों की ये कहानी। एशिया कप से पहले रोहित शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, बताया कौन करेगा नंबर 4 पर बल्लेबाजी। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इन सबके बीच आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि 23 अगस्त की तारीख और शाम के 6:04 का ही चुनाव क्यों इसरो ने किया। चंद्रयान 3 मिशन पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की भी नजर टिकी हुई है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के करीब 25 दिन बाद रूस ने अपना लूना 25 को लॉन्च किया था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही वो क्रैश हो गया। उस हादसे के बाद साल 2019 में चंद्रयान 2 की मिशन याद आ गई, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग हुई थी। इन सबके बीच एक शख्स की उम्मीद है कि इस दफा चांद पर इसरो बिना किसी बाधा के सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब होगा। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 23 अगस्त की तारीख और शाम 6:04 का ही चुनाव क्यों किया गया। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर की लैंडिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की दिक्कत आई, उस हालात में भी हमारे पास प्लान बी तैयार है। यहाँ पर हम 23 अगस्त की तारीख और समय के चुनने के बारे में बताएंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद सौर ऊर्जा के जरिए अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाएगा। चांद पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दिन की जगह पर रात में उतरे तो काम करना मुश्किल होता है। सटीक गणना के बाद इसरो के वैज्ञानिक इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि साउथ पोल पर सूरज की पर्याप्त रोशनी रहेगी। इससे न सिर्फ लैंडिंग में आसानी होगी बल्कि प्रज्ञान रोवर सही तरीके से काम कर सकेगा। चांद पर इस समय रात और 22 अगस्त से उजाला हो चुका है। 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक उजाला रहेगा और उस फायदा यह होगा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दोनों को सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी। इसरो का कहना है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर -230 डिग्री तापमान रहता है। कड़ाके की ठंड में विक्रम और प्रज्ञान के लिए काम करना मुश्किल होगा, लिहाजा 23 अगस्त की तारीख का चुनाव सोच समझकर किया गया है। अगले महीने लगातार 3 दिन तक दिल्ली वैश्विक सुर्खियों में होंगी। दुनिया भर के नेता भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजधानी में होंगे। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने अभेद सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली 7 तारीख रात 12 बजे से छावनी में तब्दील हो जाएगी। अगले 8 महीने सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां आखिरी दौर में है। सुरक्षा इंतजामों समेत सभी जरूरी चीजों का खाका बन चुका है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार जी जान से जुटी हुई है। दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान दिल्ली में होंगे। ऐसे में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा तैयारियों में जुड़ी हुई है। इन 3 दिनों के लिए दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेजों में सार्वजनिक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। बड़े पैमाने पर वीआईपी मूवमेंट में चलते 8 से 10 तारीख तक नई दिल्ली के सभी ऑफिस, मॉल्स और मार्केट आदि भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, उसके अनुसार 7 तारीख की रात 12 बजे से नई दिल्ली एरिया समेत अन्य प्रतिबंधित या सुरक्षा घेरे वाले जगहों के आसपास ट्रैफिक नियम लागू कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने लोगों से अपील की कि वे G20 समिति के दौरान सड़क के बजाय मेट्रो से सफर करें। हालांकि 8 से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन,
खान मार्केट मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। हालांकि सभी लाइन पर मेट्रो चलेंगी। G20 शिखर सम्मेलन की वजह से नई दिल्ली और खासकर G20 सम्मेलन के वेन्यू के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। इस 3 दिनों के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव भी हो सकता है। वीवीआईपी इलाकों में केवल जरूरी सामानों को लेकर आ रहे वाहनों को एंट्री मिलेगी। इसमें दूध, राशन, सब्जी, दवाई जैसी चीजें शामिल की गई है। दिल्ली सरकार की बसें यानी DTC बसें भी नई दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों से ही डाइवर्ट या टर्मिनेट कर दी जाएगी। दूसरे राज्य से आने वाली बसें जैसे कि गाजियापुर, सराय, काले खां और आनंद विहार स्टेशन तक ही आ पाएंगी। यानी इंस्टेंट बस भी गाजीपुर, सराय, काले खां और आनंद विहार पर ही टर्मिनेट कर दी जाएगी। इस तरह से गुड़गांव की तरफ से आ रही बसें रजकरी बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस वैश्विक आयोजन के लिए राष्ट्रीय पर्व जैसे कड़े सुरक्षा इंतजाम होंगे। राजधानी पर चप्पे चप्पे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। G20 सम्मेलन के आयोजक स्थल पर कई लेयर में सुरक्षा इंतजाम किए होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले PM पद की उम्मीदवार को लेकर विपक्षीय गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पद के लिए बड़ा बयान दिया है। यानी अब विपक्ष के मुंबई में होने वाले महाजुटान से पहले बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के गठबंधन में PM पद की कुर्सी के दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होंगी उस पार्टी का नेता ही PM बनेगा। ऐसे में विपक्ष के गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो अगले लोकसभा चुनाव में PM मोदी के सामने किस मैदान में उतारेंगे। लेकिन अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। हालांकि यह यक्ष प्रश्न को लेकर अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने सवाल के जवाब में कहा कि 2024 में देश भर के तमाम छोटे बड़े दल एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे और जिस दल के पास सर्वाधिक बहुमत होगा इस विपक्षीय गठबंधन यानी इंडिया से प्रधानमंत्री पद का नेता चुना जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कई और बड़े दल इंडिया के गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। अभी तक राजनीतिक दलों में ED, CBI का डर दिखाकर मजबूत किया गया था, लेकिन अब इस गठबंधन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मंगलवार की शाम धर्म नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के संतों से मुलाकात भी की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के झूठे का पर्दाफाश हो जाएगा। आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। प्रमोद तिवारी ने यही कहा कि 2024 चुनाव में जिस दल के पास होगी सर्वाधिक सीटें उसी दल का नेता PM होगा। प्रमोद तिवारी ने कहा, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यह कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। भाजपा के लोग हमेशा झूठ बोलते रहे हैं कि जब उनकी नजर सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने हमेशा कहा था कि आपसी बातचीत या कोर्ट के फैसले से ही मंदिर बनेगा और अंत में वही हो रहा। ऐसे में हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी महिला कमर मोहसिन शेख 27 सालों से हर साल भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को राखी भेज रही है। उन्होंने अपने पहले रक्षाबंधन को याद करते हुए कहा कि जब मैं पहली बार नरेंद्र मोदी को राखी बांधी थी तब वो RSS से जुड़े थे। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपने PM मोदी की फैमिली, खासकर माता पिता और भाई बहनों के बारे में जरूर सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी 6 भाई बहन में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी, दूसरे नंबर पे अमृत भाई मोदी, फिर तीसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी और उसके छोटे भाई प्रहलाद मोदी, फिर इकलौती बहन बसंती बहन और सबसे छोटे पंकज मोदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि PM मोदी की एक मुस्लिम बहन भी है जिसका नाता पाकिस्तान से है। वह उन्हें तब से राखी बांध रही है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब हैरान मत होइए कि बहन भी वो भी मुसलमान। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि वह PM मोदी की मुखबोली बहन जो करीब 30 साल से उन्हें जानती है और अपने भाई की तरह मानती है। PM मोदी की इस मुस्लिम बहन का नाम कमर मोहसिन शेख है। वो एक पाकिस्तानी महिला हैं। अपनी शादी के बाद से भारत में बसी पाकिस्तानी महिला कमर मोहसिन शेख रक्षाबंधन पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। वो हर साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए हाथ से बनी राखियां बनाती है और वह प्रधानमंत्री को कृषि पर एक किताब भी उपहार में देगी क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है।
इस बार अपने भाई के लिए उन्होंने एक खास लाल रंग की राखी बनाई है। उन्होंने कहा कि वह हर साल राखी के इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं ताकि अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना कर सकें। कमर मोहसिन शेख 27 सालों से हर साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेज रही हैं। भले ही उनका पीएम से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन करीब 30 सालों में दोनों के बीच बेहद भावनात्मक लगाव है। शेख का जन्म 1953 में पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने एक भारतीय व्यक्ति से शादी की और 1986 में भारत आ गई। भारत में उनका कोई परिवार और रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए वो बेहद अकेलापन और खुद को अलग थलग महसूस करती थी। एक दिन उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पहली मुलाकात में कमर मोहसिन शेख को नरेंद्र मोदी का स्वभाव और व्यवहार अपने प्रति दयालु और सम्मानजनक लगा। उन्होंने उनके साथ एक पारिवारिक जुड़ाव महसूस किया। शेख की कहानी याद दिलाती है कि भले ही भारत और पाकिस्तान संघर्ष और तनाव का बेहद लंबा दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि दुश्मनों के बीच शांति और भाईचारा भी संभव है। कमर मोहसिन शेख की कहानी दिल छू लेने वाली है, जो मानवीय जुड़ाव की ताकत को दिखाती है। 30 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई शेख ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के दिनों से ही पीएम मोदी को राखी बांधती आ रही है। जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी थी। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों के कारण वह पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्हें डाक में से राखी भेजा करती थी। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी कौन करेगा। भारत के पास केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ईशान किशन के विकल्प भी हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के एक बयान ने सनसनी मचा दी है। वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम से ज्यादा बैलेंस लाने के लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वह देखना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर भी टीम के खिलाड़ी कहीं भी बल्लेबाजी करने का दम रखते हों। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम ने अपनी 70 सदस्यीय टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया है। इस दौरान रोहित शर्मा ने टीम से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर फिलहाल तस्वीर में नए हैं और उन्हें नहीं पता था कि इससे पहले क्या हो रहा था। मैंने उन्हें जितना संभव हो सके अपडेट रखने की कोशिश की, लेकिन इस टीम में एक चीज जो मैं जानता हूं वह सुनिश्चित करना है कि हर कोई कहीं भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहे। यह एक बात है जिसे हम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब खेलने का तरीका बदल रहा है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि आपको लचीलेपन की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी भी स्थान पर अपना बेस्ट दे सके। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए मैं इस स्थान पर अच्छा हूँ या मैं उस स्थान पर अच्छा हूँ। एशिया कप के लिए आखिरकार केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम में इंजरी के बाद वापसी हुई। रोहित शर्मा ने कहा, मैं जानता हूं कि बाहरी तौर पर आप लोग के लिए यह समझाना मुश्किल है कि जो खिलाड़ी 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करता है वह 4थे नंबर पर क्यों बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन संदेश दे दिया गया है कि और यह रातों रात नहीं हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, क्लब क्रिकेट नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किसी खास खिलाड़ी को पोजीशन देकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह उसे बदल देते हैं। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि हम कहते हैं यह वही है जो हम चाहते हैं। आपकी एक ही स्थिति में बल्लेबाजी करने वाले एक खिलाड़ी के साथ फंसना नहीं चाहते हैं। ऐसा कहने के बाद आप कुछ सुनिश्चित स्थानों पर खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने कहा, हम बस चाहते हैं कि टीम में नंबर 7 और 8 के बल्लेबाज किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए तैयार रहे। राहुल, श्रेयस अय्यर की कमी के कारण उस स्थान पर संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल को आजमाने के बावजूद वेस्टइंडीज दौरे के दौरान भारत के पास स्थिर मध्यक्रम नहीं था। अय्यर और राहुल की वापसी से उम्मीद है कि भारत मध्यक्रम की उलझन पर राहत की सांस ले सकता है, खासकर 4थे नंबर पर, जो इंग्लैंड में 2019 विश्व कप के दौरान सेमीफाइनल से बाहर होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन रोहित 4थे नंबर की गड़बड़ी से बेफिक्र दिखे। रोहित ने कहा, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और यह नंबर 4 के बारे में नहीं। चुनौतियां आई हैं और लोगों पर दबाव डाला गया है और यह अच्छी बात है। दुर्भाग्य से खिलाड़ियों की इंजरी के कारण हमें अलग अलग खिलाड़ियों को आजमाना पड़ा था। अजीत अगरकर ने बल्लेबाजी क्रम के लचीलेपन पर रोहित शर्मा के विचारों को अपनी बात रखते हुए कहा कि
रोहित ने ये नहीं कहा कि कोई भी कहीं भी खेल सकता है। उन्होंने जो कहा वो ये है कि एक खिलाड़ी को दिमाग से लचीलापन होना चाहिए। एक खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता होती है, वह कहाँ खेलने जा रहा, वह किस ओवर में गेंदबाजी करेगा। अजीत अगरकर ने कहा, एक नई गेंद का गेंदबाज नई गेंद से गेंदबाजी करेगा या वह बीच के ओवरों में गेंदबाजी कर सकता है या नहीं, यह भूमिका निर्धारित है। लेकिन जैसे जैसे खेल या टूर्नामेंट विकसित होता है, आप किसी के फॉर्म या टीम के फॉर्म को देखते हैं, जिसके खिलाफ खेलते समय खिलाड़ियों को दिमाग में लचीलापन होना चाहिए। अजीत अगरकर ने कहा, हर कप्तान की योजना होती है कि यह बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी करेगा और हम इस विशिष्ट तरीके से खेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, अगर किसी का फॉर्म अच्छा है, कोई अच्छा खेल रहा है या मैच आप किसी को एक निश्चित गेंदबाज के खिलाफ खेलने का निर्देश देता है, हम उस तरह के लचीलेपन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।